हेलो दोस्तों, आप सभी को गोविंद मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही नज़दीक है। इसमें सभी सूत्र याद होना जरूरी है गणित का। जो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि सभी सूत्र, हर एक चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट सूत्र है और जो मेन मेन पॉइंट है जिससे हम हमारा जो नंबर है वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, वो सारी चीज़ को हम इस वीडियो में कैप्चर करने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग को इस वीडियो से ज़रा सा भी अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं। वास्तविक संख्या पहले देख लेते हैं। नियमित नियम के अनुसार से चलेंगे, पहले से शुरू से अंत तक चलेंगे, लाइन बाय लाइन चलेंगे। तो हम लोग देखिए यहाँ पे पहले वास्तविक संख्या में क्या क्या जरूरी होता है। तो सम संख्या, विषम संख्या, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्रमेय संख्या, प्रमेय संख्या, पाई क्या है, दो प्रमेय और प्रमेय संख्या के बीच कितने अप्रमेय और अप्रमेय संख्या होगी, दो सम संख्या का जो दो संख्या का गुणनफल क्या होगा, दो क्रमांक सम संख्या का मसा क्या होगा। ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें हम लोग को जानना है। तो एक एक करके हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जब भी पूछा जाए कि वास्तविक संख्या, पहले तो वास्तविक संख्या हमारा चैप्टर है, पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। जब भी पूछा जाए कि वास्तविक संख्या क्या है, अगर कोई पूछ दे कि वास्तविक संख्या पढ़ा है, वास्तविक संख्या पढ़ाई हुआ है, तो वास्तविक संख्या है क्या। तो वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या मिला है वही वास्तविक संख्या, ठीक है। परिमेय परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या तो आपको समझ में आएगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो वास्तविक संख्या हमारा क्लियर हो गया, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, ठीक है। उसके बाद सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं वो जान लीजिए। जिसका जोड़ा हो वो सम संख्या कहलाता है। जैसे कि 2 4 6, यानी कि दो भाग में सीधा सीधा बंटने वाला हो। दो को बांटेंगे एक एक, चार को बांटेंगे दो दो, तीन को नहीं बांट सकते सीधा सीधा, तो तीन सम संख्या नहीं होगा। इस तरह से आप समझ लीजिए कि जिसका सीधा सीधा दो भाग में हम बांट सकते हैं उसको हम सम संख्या कहते हैं। आसान तरीका से, हमको किसी को सुनाना नहीं, अपने एग्जाम में जो प्रश्न आएगा उसमें हमको खुद समझना है, ठीक है। और ये जीवन भर याद रहने वाला ट्रिक है, जीवन भर याद रहेगा। जिसका जोड़ा हो क्या हो, सम संख्या। जिसका जोड़ा न हो विषम संख्या। जिसका जोड़ा न हो जिसका जोड़ा न हो वो हो जाएगा क्या, विषम संख्या। विषम संख्या किसका, जिसका जोड़ा न हो, ठीक है। जैसे 1 3 5 7 9, ये सब का आधा नहीं ना हो सकता है, जोड़ा होगा नहीं ना होगा, दो को नहीं बढ़ सकता है एक में। जैसे दो एप्पल रहेगा तभी तो एक एक बांट सकते हैं। एक को तो सीधा मतलब एक एक दोनों को नहीं मिल सकता है ना, काट करके देना पड़ेगा ना। तो काटना नहीं, सीधा सीधा जो बट जा सके उसे सम संख्या कहते हैं। जो न बट सके उसे विषम संख्या। प्राकृत संख्या एक से शुरू होता है, एक से अनंत तक की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। प्राकृत देखिए, आप इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि एक से प्राकृतिक, यानी प्राकृतिक हमारा जो है प्राकृतिक, उसमें एक से ही गिनती है, ठीक है। और जीरो का आविष्कार हुआ है, ठीक है। तो हम इस तरह से याद करने का ट्रिक है, इसमें कुछ ये वो नहीं समझना है, सिर्फ याद करना है। एक से जो स्टार्ट होगा वो प्राकृतिक में क्या था, तो एक से था। अच्छा, जीरो का तो आविष्कार हुआ था। अच्छा हाँ, तब ना पूर्ण हो गया। अच्छा हाँ, ऐसे करके जो याद करना है कि एक से अनंत तक की संख्या क्या हो जाएगा, एक से अनंत तक। एक से अनंत तक की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, तो इसी में जीरो लगा देंगे। बोले ना, जीरो का आविष्कार हुआ तब जाके पता चला कि जीरो के बिना ये पूर्ण नहीं था। 10 लिखते कैसे, 20 कैसे लिखते, 1 लाख कैसे लिखते, 20 लाख कैसे लिखते। तो जा करके जीरो जब बना तो वो जीरो भी, जीरो आ करके हमारा जो संख्या है, गिनती है, गिनती की संख्या, उसको पूरा कर दिया। तो पूर्ण संख्या, पूरा यानी पूर्ण कर दिया। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट हो, जीरो से अनंत तक की संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जीरो से अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, देखिए, एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से, यानी दो से ज्यादा से कटे, दो से ज्यादा से कटे, दो से ज्यादा से कटे, उसे क्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। उसे भाज्य संख्या कहते हैं।
क्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी दो गो से ज़्यादा, एक से और अपने आप से सब संख्या करता है, ठीक है। दो कटे, एक और दो दोनों से करता है। तीन, एक तीन से करता है, दो से नहीं करता है। यानी कि एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कटे। यानी कि चार जैसे ले लीजिए, तो एक से भी कट रहा है, चार से भी कट रहा है, दो से भी कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या भी हमारा चार ही हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से अभाज्य संख्या जैसे पूछे तो दो से ही कटे, दो गो से, दो गो लगा दीजिए यहाँ पे, तब नहीं याद रहेगा। दो गो से ही कटे, ही कटे, उसे उसे क्या कहेंगे, दो गो से ही कटे उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। दो गो से ज्यादा से कटे उसे भाज्य संख्या। और रोक रहा है, ठीक है, दो गो से ज्यादा से कटने से रोक रहा है, यानी कि दुइये गो से कटेगा वो अभाज्य संख्या, दो गो से ज्यादा से कटेगा वो भाज्य संख्या। परमेय संख्या किसे कहते हैं, तो हम लोग सब आदमी जानते हैं, पी बटा क्यू के रूप में जो लिखा रहता है उसे परमेय संख्या कहते हैं। पी बाई क्यू के रूप में जो लिखा रहता है उसे परमेय संख्या। जहाँ क्यू बराबर जीरो नहीं हो, जहाँ क्यू बराबर जीरो नहीं हो, ठीक है, ये हमारा समझ में आ गया। परमेय संख्या किसे कहते हैं, जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा रहे, यानी क्यू के जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो भी एक परमेय संख्या है, क्योंकि क्यू के जगह पे एक है, नीचे एक है। किसी भी संख्या अगर ऐसे लिख रहे हैं तो इसके नीचे एक लगा देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उतना ही रह जाता है। में संख्या जिसका सीधा सीधा रूट से बाहर नहीं निकले, जिसका सीधा सीधा वर्गमूल ना निकले, उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, इसका सीधा सीधा वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, ये क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। सीधा सीधा वर्गमूल ना निकले उसे अपरमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। और जैसे कि आपको पूछा जाए कि √16 अपर में है या अपर में, तो आप 16 को तो निकाल ही सकते हैं ना, 16 को निकाल सकते हैं, 4 के रूप में निकाल सकते हैं बाहर, सीधे 4, ये परमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है, ये परमेय संख्या हो जाएगा। तो अपरमेय संख्या हमारा क्या होगा, जिसका सीधा सीधा रूट ना निकले, रूट से बाहर ना निकले, उसे अपरमेय संख्या, यानी वर्गमूल जिसका सीधा सीधा ना निकले उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। पाई क्या है, तो पाई एक अपरमेय संख्या है, और पाई का मान 22/7 जो है, पाई का मान 22/7 परमेय संख्या है, ठीक है। पाई एक अपरमेय संख्या है, पाई एक अपरमेय संख्या है, पाई का मान 22/7 जो है वो परमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। पाई का मान कुछ 3.14 कुछ कहाँ तक गया है, पूरा अभी नहीं निकल पाया है, तो उतना ही है, लेकिन हम लोग अक्सर 22/7 यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, दो परमेय या दो अपरमेय संख्या के बीच कितने परमेय और अपरमेय संख्या होगी, तो ये अनगिनत होगी, क्या होगी, अनगिनत, 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 अनगिनत परमेय और अपरमेय संख्या दोनों ही होगी। दो परमेय संख्या के बीच अनगिनत परमेय और अपरमेय संख्या होगी, दो अपरमेय संख्या के बीच परमेय और अपरमेय संख्या अनगिनत होगी, और दो परमेय संख्या के बीच भी अनगिनत होगी, ठीक है, परमेय और अपरमेय दोनों दोनों में, ठीक है। और आगे चलते हैं, दो सम संख्या का गुणनफल लसा गुने मसा। ये आपका सवाल पूछेगा कि जैसे दो संख्या दिया रहे, दो संख्या का गुणनफल गुणनफल दिया रहे और मसा निकालने के लिए कह दे, तो दो संख्या का गुणनफल के जगह पे ये लिख दीजिएगा, लसा के जगह पे लसा लिख दीजिएगा, मसा है तो मसा ही रहने दीजिएगा, और इसको गुना है तो इधर लाइएगा तो भाग हो जाएगा, उसको काट कर जितना आ जाएगा ना उतना मसा आ जाएगा। उसी प्रकार अगर लसा नहीं दिया रहे, मसा दिया रहे, गुणनफल दिया रहे, तो लसों को इसी रहने दीजिएगा, इसका मान डाल दीजिएगा, इसका मान डाल दीजिएगा, इसको इस तरफ लाइएगा तो भाग में चला जाएगा, और इसको काट दीजिएगा तो लसा निकल जाएगा, ठीक है। अगर ये पूछ दे लसा और मसा दिया रहे तो इसको गुना करके लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या है, दो संख्या का गुणनफल लसा गुने मसा। आगे चलिए, दो क्रमांक सम संख्या का मसा क्या होगा, मसा क्या होगा, दो होगा, क्या होगा, दो होगा। कैसे, दो सम संख्या, सम संख्या अभी बताए हैं जिसका जोड़ा हो, जैसे 2, 4, 6 इस सब का जोड़ा हो रहा है ना, 1, 3, 5 इस सब का जोड़ा हो रहा है, नहीं ना हो रहा है, तो ये भी सम संख्या हो जाएगा, ठीक है, और ये सम संख्या हो जाएगा। तो ये जिस सम संख्या जो है उसका दो क्रमागत, यानी एक दूसरे के बाद, एक के बाद दूसरा, जैसे 2 के बाद कौन आएगा, 4 आएगा, इसका मसा हमेशा 2 ही होगा, या 4 या 6 होगा, ठीक है, 4 के बाद 6 होगा, ये 8 और 10 होगा, तो इस सब का मौसा हमेशा 2 ही आएगा। 4 एकम 4 निकाल करके देख लीजिए, ऐसे करके देख लीजिए, हमारा जो है 4 ही 2 ही आएगा, इसका भी हमारा 2 ही आएगा। हर दो क्रमागत सम संख्या का जो मौसा होगा वो 2 ही आएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया है। और आगे चलते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा अभी बताए थे भाज्य संख्या में कि 4 होता है, क्योंकि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। दो,
एक से कट रहा है, अपने आप से कट रहा है, किसी अंश से नहीं ना कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या वही होगा, ठीक है। एक तो एक खुदे से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा है, ठीक है, तो वो नहीं होगा, ठीक है। एक और अपने आप से कटे वो अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। तो दो दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या सबसे छोटी 4 हो जाएगा। सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है, सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 होता है और पूर्ण संख्या 0 होता है। जैसा कि मैं बताया हूँ कि सम संख्या अभी बताया हूँ 2 4 6 8 10 स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 2 से होता है, यानी कि 2 यहाँ 2 को सही, एक को नहीं बांट सकते, काटना पड़ेगा, ठीक है। 2 को रहेगा तो एक एक करके बांट देंगे, सीधा सीधा बंटना चाहिए। कहीं पे भी 40 हो तो 20 20 बढ़ जाएगा, 50 हो 20 20 बढ़ जाएगा, 100 हो 50 50 बढ़ जाएगा। लेकिन अगर 99 हो तो सीधा सीधा नहीं बांट सकते, किसी एक को ज़्यादा देना पड़ेगा या बीच एक को काटना पड़ेगा, तो काटना नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 है और प्रकृत संख्या में ही 0 आ गया तो पूर्ण संख्या हो गया, ठीक है। 0 से शुरू होने वाली गिनती की सभी संख्या को पूर्ण संख्या और प्रकृत संख्या 1 से शुरू होने वाली गिनती की सभी संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा निकालने का तकनीक जो है 2 नंबर आपको दिला सकती है और 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में दिला सकती है, 2 नंबर सब्जेक्टिव में लघुत्तरी में दिला सकती है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर इसका सूत्र होता है। इसी के माध्यम से देखिए ए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, सेम वही प्रोसेस है, बस ए बराबर बी क्यू प्लस आर यहाँ पे रखा गया है, ठीक है, आसान बनाने के लिए। भाज्य ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए इस तरह से बनाया गया है। सूत्र आपको पता चल गया। देखिए एक शांत और अशांत पहचानने का ट्रिक जो है, जिसका हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में हो जाए या टूट के हो जाए, किसी तरह से इतना आ जाए, 2 के पावर कुछ और 5 के पावर कुछ अगर आ जाए और किसी 3 4 5 के पावर ना आए या कुछ किसी अन्य संख्या ना आए तो वो शांत होगा, अन्यथा कोई दूसरा आ रहा है तो वो अशांत होगा, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे कि 5 के पावर 1 गुने 2 के पावर 1 अगर हर में है तो ये हमारा शांत होगा, और अगर 6 बाई 5 के पावर 2 गुने 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 2 है तो ये हमारा अशांत होगा, ठीक है, अशांत होगा। समझ में आया, ये दोनों समझ में आ गया। तो आगे चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि ए और बी का लसा निकालने के लिए अगर कह दिया जाए तो हम लोग फंस जाएंगे। क्या, कैसे फंस जाएंगे? हम लोग जानते हैं कि 6 10 का कहे तो निकल जाएगा, 5 7 का कहे तो निकल जाएगा, 8 9 का कहे तो निकल जाएगा, तो ए और बी का कहे नहीं निकल सकता है। ए और बी का बोले तो नहीं निकलेगा, लेकिन हम इसके अभी जो समझेंगे उससे हमारा चुटकी में निकलेगा। कैसे? या देखिए 5 और 7 7 का लसन निकालेंगे तो इसमें नहीं कुछ से लगने वाला है, तो यहाँ पे हम इस दोनों को गुना कर देंगे यानी कि 35 हो जाएगा। उसी प्रकार इस दोनों को अलग अलग संख्या है जो कि किसी से नहीं कट रहा है, तो हम इसको भी एक दूसरे से गुना कर दें, ए गुने बी, यानी ए भी हमारा इसका लस हो गया, ए गुने बी हमारा लस आ गया, ये भी हो गया। अब दो संख्या का मौसा एक हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। दो संख्या का मौसा अगर एक हो तो उसे सह अभाज्य संख्या, जैसे कि 18 और 25 ले लीजिए, और बहुत सारा होगा, 18 25 हो गया, और कुछ होगा। आज देखिए 18 और 25 जिस दो संख्या का मौसा अगर हो जाए ना, देखिए इस दोनों का जो मसा हमेशा एक ही आएगा। 18 लिखे और 25, 18 और 25 का मसा निकालेंगे तो एक मरतबा 18 यहाँ पे लिखेगा और 7 लिखेंगे यहाँ पे और 18 यहाँ पे उतारेंगे, फिर 2 मरतबे लगाएंगे 14, फिर 4 हमारा शेष बचेगा और इसका 7 उतारेंगे, 4 एकम 4 फिर लगाएंगे, माइनस करेंगे 3 बचेगा, फिर 4 यहाँ पर लिखेंगे, एक मरतबे 3 लगाएंगे, फिर एक यहाँ आएगा 3 आएगा, एक 3 आएगा, हमेशा मौसा क्या आ जाएगा 5। तो ये संख्या क्या हो जाएगा? सहअभाज्य संख्या। समझ में आ गया? जिन दो अभाज्य संख्या का मौसा एक हो वो सहअभाज्य संख्या कहलाती है। और लास्ट सवाल जो है, किसी का पावर 0 है तो हमेशा 1 हो जाएगा। जैसे कि 4 के पावर 0 है तो इसका मान भी 1 होगा। जैसे 4 के पावर 0 गुने 9 के पावर 0 अगर सवाल में आ जाए, ऑब्जेक्टिव में दे देता रहता है, तो इस तरह से अगर आए तो इसको आंख बंद करके 1 मार दीजिएगा। अगर 4 के पावर 0 माइनस 9 के पावर 0 आ जाए तो 1 में से 1 जाएगा तो हमारा 0 बच जाएगा। ये सब ध्यान रखिएगा, जोड़ में है या गुना में है या भाग में है, तो उसी ढंग से आप एक एक समझ करके काम कीजिएगा, ठीक है। तो मैं अब दूसरे चैप्टर की ओर चलेंगे, जो कि थोड़ा देखते हैं किस तरह का चैप्टर है।